नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज हम लोग फिर से जो आपके शिक्षण कौशल की श्रृंखला चल रही थी उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और दोस्तों आज का आपका सेशन होगा मापन और मूल्यांकन का। ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये टॉपिक आपके सिलेबस में सीधे सीधे दिया हुआ है, तो ये परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे देखेंगे, एक बार में हम लोग मापन देख लेंगे। ठीक है। दूसरे सेशन में मूल्यांकन देखेंगे, सेशन बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक। और उसके बाद इसमें जो चीजें बचेंगी, मूल्यांकन जब हम लोग पढ़ेंगे तो मूल्यांकन में मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, इन सब के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद हम लोगों को यहीं पर परीक्षण भी पढ़ लेना है। ठीक है। उत्तम परीक्षण जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास, 3 क्लास में ये सेशन समाप्त होगा। ठीक है। तो तीसरी क्लास आपकी होगी जो शोध है, क्रियात्मक शोध आपको पढ़ना है, और शैक्षिक नवाचार जो है, ये दोनों जो है क्लासे, दोनों टॉपिक जो है एक ही क्लास में कवर करा दिया जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें यहां से हम लोग कवर करने वाले हैं इस टॉपिक मापन और मूल्यांकन से। यदि आपके मन में ये आ रहा हो कि शोध, जो क्रियात्मक शोध है, ठीक है, और जो नवाचार की बात हम कर रहे हैं, यहां से प्रश्न नहीं बनते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जल्दी ही नवाचार से संबंधित एक परिभाषा आपसे पूछी गई थी। ठीक है। शोध से संबंधित एक प्रश्न आया था, छात्र प्रोफाइल को लेकर के एक प्रश्न पूछा गया था 68,500 में। तो इन सारे प्रश्नों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। कहां से दोस्तों? मापन से शुरू करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मापन मतलब मेजरमेंट। क्या? मापन मतलब मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि मापन है क्या। ठीक। तो मापन और मूल्यांकन दोनों को अलग अलग पढ़ के फिर उसमें हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले आप समझिए मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो दोस्तों, किसी भी चीज को जब हम अंकों में मापते हैं तो वही मापन कहलाता है। ठीक है। यहां पर एक सार्वभौमिक परिभाषा मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति, ठीक है, क्या है, किसी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, के मूर्त गुण हो या अमूर्त गुण हो। क्या है? वस्तु के मूर्त या अमूर्त, ठीक है, मूर्त हो या अमूर्त हो। मूर्त या अमूर्त जो विशेषताएं होती हैं, क्या है, मूर्त या अमूर्त जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उन्हीं को अंकों के रूप में जब मापा जाए, अंकों के माध्यम से उनका निर्धारण किया जाए। ठीक है। विशेषताएं जो होती है या विशेषताओं का निर्धारण आप समझ लीजिए, क्या है, विशेषताओं का निर्धारण, क्या हो, विशेषताओं का निर्धारण अंकों के माध्यम से किया जाए। कैसे किया जाए? अंकों के माध्यम से किया जाए तो वही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है। माध्यम से किया जाए तो वही क्या होता है? मापन होता है। ठीक। मतलब यहां पर अंक का आना अनिवार्य है। क्या है? अंक का आना अनिवार्य है। यहां पर बात हमने की है मूर्त की और अमूर्त विशेषताओं की। ठीक है। मूर्त और अमूर्त दोनों विशेषताओं की बात होगी। जैसे मूर्त विशेषताएं कौन सी हैं जो आप देख सकते हैं? क्या है? जैसे लंबाई है, ठीक है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, ये सभी क्या है? ये आप देख सकते हैं, ये मूर्त विशेषताएं हैं। अमूर्त विशेषताओं में क्या है? जैसे बुद्धि है, आपको बुद्धि मापना है, व्यक्तित्व है, ठीक है, ये सभी विशेषताएं जो होती हैं ये अमूर्त विशेषताएं होती हैं। इन सभी को जब मापा जाता है तो एक अंक प्रदान किया जाता है, और अंक प्रदान जैसे ही किया गया तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है दोस्तों? वो मापन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो आप समझ गए कि मापन में अनिवार्य है कि अंक प्रदान किया ही जाएगा। डन है। अब चलिए, ये तो आपकी परिभाषा हो गई, सामान्य सी परिभाषा। अब मनोवैज्ञानिक है कुछ जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। देखिए, मापन की परिभाषाएं इन्होंने दी हैं। क्या क्या परिभाषाएं दी हैं ये समझिए, और याद कैसे करना ये भी थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, यहां पर है मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। अब यहां पर समझिए, यहां गुण की बात नहीं हुई है, यहां केवल कहा गया कि वस्तुओं को अंक प्रदान करना। ठीक है। वस्तुओं को अंक प्रदान करना, और किसके आधार पर? तो कोई नियम एक हो, उसी नियम के आधार पर जब वस्तुओं को अंक प्रदान किया जाएगा
तो वो आपका मापन कहा जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा? एस स्टीवेंस ने कहा है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस स्टीवेंस इंपॉर्टेंट है मापन में, तो इनको आप याद रखेंगे। एस स्टीवेंस है मतलब नियम होगा, एक स्वीकृत नियम होगा, और क्या होगा? वस्तुओं को अंक प्रदान किया जाएगा। दो कीवर्ड्स हैं आपके, वस्तुओं को अंक प्रदान करना और स्वीकृत नियम भी होना चाहिए। दूसरा, मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप, देखिए मापन है तो संख्यात्मक रूप आएगा ही आएगा। अब यहां पर क्या, शिक्षक छात्र की विशेषता का मापन कर रहा है। तो देखिए मैरिसन में सन आया, और सन का मतलब क्या होता है? पुत्र। अब यहां शिक्षक के लिए पुत्र जो है छात्र ही होता है, छात्र पुत्र के समान हो जाता है। तो जहां पर आपको मैरिसन मिले तो आप तुरंत सन, पुत्र, तो छात्र और शिक्षक मतलब शिक्षक छात्र की विशेषता का मापन कर रहा है और उसे संख्या का रूप दे रहा है, तो आप तुरंत उत्तर लगाएंगे मैरिसन। ठीक है, ये परिभाषाएं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बताई जा रही हैं। अगला है, मापन को किसी मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी समुच्चय। अब यहां देखिए, व्यक्ति या वस्तु का समुच्चय है, और उसमें कहा गया कि प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय के से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये लिंडमैन है, इन्होंने कहा है दोस्तों कि वस्तुओं का वस्तु या व्यक्तियों का एक समुच्चय है, और यहां पर एक अंकों का समुच्चय है। ठीक है, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को क्या किया जा रहा है? इन अंकों के समुच्चय में से एक अंक प्रदान कर दिया जा रहा है। जब इस तरह से काम किया जाए तो ये मापन क्या होगा? ये मापन कहलाएगा किसके अनुसार दोस्तों? लिंडेमैन के अनुसार कहा जाएगा। डन है, याद कर लीजिएगा कि ये दो समुच्चय हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चित्र आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। और दोस्तों इसमें क्या होगा? व्यक्ति या वस्तु होंगे, तो यहां लिंडेमैन। ठीक है, लिंडेमैन, मैन से आप लगाएंगे कि व्यक्ति या वस्तु का समुच्चय हो जाएगा। जब व्यक्ति वस्तु का समुच्चय आपके दिमाग में सेट हुआ तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि हाँ, इधर अंकों का समुच्चय था, यहां से एक और यहां से एक, मतलब व्यक्ति वस्तुओं में से एक और अंकों में से एक एक दे दिया गया। तो आप समझ गए, डन है। अगली परिभाषा है, मापन को किसी, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया को। अब देखिए यहां क्या है? स्वीकृत नियम के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? स्वीकृत नियम के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान किया गया था, स्टीवेंस ने कहा था। और दोस्तों यहां पर क्या है कि वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन है। ठीक है, यहां वस्तु को अंक प्रदान किया जा रहा है और यहां विशेषता की मात्रा को जो है आंकिक रूप दिया जा रहा है, मतलब आंकिक वर्णन उसका किया जा रहा है। तो ये वाला जो मापन है ये हेल्मस्टेडटर का है। ठीक है, जीसी हेल्मस्टेडटर का है, और ये जो परिभाषा थी ये स्टीवेंस की थी। ठीक है, अगला है आपकी परिभाषा। ये 5 परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आप याद रखेंगे तो आपको उत्तर लगाने में आसानी हो जाएगी। और समझिए, जो भी आपके टॉपिक सीधे सीधे दिए गए हैं वहां से प्रश्न आ रहे हैं, परिभाषाओं के प्रश्न आ रहे हैं, तो यहां पर ये परिभाषाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना। अब यहां पर समझिए, यहां क्या है? नियम के अनुसार, यहां भी नियम के अनुसार। ठीक है, वस्तु या घटना, और वहां पर दोस्तों क्या था? केवल वस्तुओं को अंक प्रदान करना। यहां वस्तु या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना। ठीक है, यहां अंक या संख्या में व्यक्त करने की बात की गई है और उसे मापन नाम दिया गया। किसके अनुसार? कैंपबेल के अनुसार। तो दोस्तों दोनों में अंतर आप समझिएगा। यहां यदि आए स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टीवेंस के अनुसार। और यहां पर है नियमों के ही अनुसार होगा, लेकिन वस्तु या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना क्या हो जाएगा? मापन होगा। किसके अनुसार? कैंपबेल के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, ये 5 परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आप अच्छे से याद करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मापन के प्रकार। ठीक है, क्या है? मेजरमेंट के टाइप। ठीक है, मापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों अगर मापन के प्रकार की बात करें तो मापन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होगा आपका गुणात्मक मापन। ठीक है, क्या है? गुणात्मक मापन। और एक होगा आपका मात्रात्मक मापन। ठीक है, क्या होगा?
मात्रात्मक मापन। ठीक, दो तरीके के आपके मापन होंगे। अब दोस्तों जो गुणात्मक मापन होगा, गुण, जैसे बुद्धि का मापन करना है, व्यक्तित्व का मापन करना है, क्या आप इसको देख सकते हैं? बुद्धि को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसी होगी? गुणात्मक मापन को आप अमूर्त मापन भी कह सकते हैं। क्या? अमूर्त मापन भी कह सकते हैं। और बुद्धि कैसी होती है? सामाजिक, तो इसे सामाजिक मापन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, तो सामाजिक मापन को आप हटा दीजिए, बस मूर्त अमूर्त पर चलिए। ठीक है, और मात्रात्मक में क्या होता है? किसी वस्तु की मात्रा का आप मापन करेंगे। तो दोस्तों मात्रात्मक मापन जो होगा आपका, वो कैसा होगा? ये दिखेगा, किसी वस्तु की आप लंबाई माप रहे हैं, तो आपको पता है कि वस्तु की लंबाई आपको दिख रही है, तो ये कैसी हो जाएगी? ये मूर्त होगी। और इसे आप भौतिक मापन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दिख रही है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ लेनी है। तो आप समझ गए, गुणात्मक मापन में गुणों का मापन होगा। किसका मापन होगा दोस्तों? गुणों का मापन होगा। ठीक है, जैसे बुद्धि है या व्यक्तित्व है, जब इनका मापन करने की बात आए तो आप क्या कहेंगे कि ये गुणात्मक मापन हो गया। दोस्तों यहां पर भी अंक ही प्रदान किया जाएगा, और यहां पर भी अंक ही प्रदान किया जाएगा। जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, किसी चीज का वजन है, परिमाण, मात्रा है, तो ये सब किस में आपके आएंगे? मात्रात्मक में आएंगे, मूर्त मापन में आएंगे या भौतिक मापन में आएंगे। तो ये मापन के दो प्रकार हो गए आपके, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। ठीक है, यहां पे अंक, जैसे मैंने कहा 3 मीटर लंबा, ठीक है, तो ये 3 क्या है? संख्या हो गई, मतलब मापन हो गई। अब मात्रात्मक मापन के लिए क्या होता है? एक इकाई की आवश्यकता होती है, जबकि गुणात्मक मापन के लिए किसी इकाई की आवश्यकता नहीं होती है, और यहां पर एक इकाई या मात्रक जिसे आप कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई आपके मापन के प्रकार में। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं मापन के तत्व क्या हैं। मापन के तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो मापन के तत्व की अगर हम बात करें दोस्तों, मतलब मापन जब आप कर रहे हैं तो उनमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, इसको आप समझ लीजिए। तो मापन के दोस्तों कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। इनको आप नोट करते रहिए, क्योंकि इनको मैं नोट्स के फॉर्म में आपको दे पाऊंगा या नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये मैं लिख करके आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, ऑलरेडी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखते हुए एक सारणी बना के चलनी है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ हो सकता है कि आपको ना मिल पाए, तो आप इसको नोट करते रहें। 3 तत्व दोस्तों कौन कौन से? देखिए, पहला है मापनकर्ता। ठीक, तो जो मापेगा वही तो मापनकर्ता होगा। दूसरा है आपका दोस्तों मापन के चर। ठीक, मापन के चर। और तीसरा आपका है मापन की इकाई या उपकरण, आप समझ सकते हैं, मापन का उपकरण। ठीक, क्या है? मापन का उपकरण। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या करना है दोस्तों? समझ कर रखनी है कि दोस्तों क्या है? मापनकर्ता। अब देखिए तत्व में क्या है? मापनकर्ता होगा, तो मापन, जो मापन करेगा वही तो मापनकर्ता होगा। तो मापनकर्ता कौन हो सकता है? या तो व्यक्ति हो सकता है, या कोई मशीन हो सकती है। ठीक है, जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हैं, कार्ड लगाते हैं, पैसा गिन के तो देती है मशीन, तो वहां व्यक्ति थोड़ी ना गिन रहा है, वहां तो मशीन गिन रही है ना। तो मापनकर्ता मशीन या व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मापन के चर की बात करें दोस्तों, तो जिन गुणों को मापा जाता है वही क्या होता है? मापन का चर होता है। मतलब जिन गुणों को मापा जाएगा, या इन्हें आप गुण या विशेषताएं लिख सकते हैं, गुण या विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जिन्हें मापा जाता है वही होते हैं मापन के चर। और उपकरण क्या होगा? जिसके माध्यम से मापा जाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी भी लंबाई के लिए आप मीटर यूज करते हैं मापने के लिए। ठीक है, तो वही जो इकाइयां होंगी, यंत्र होंगे, वही क्या होंगे? मापन के उपकरण हो जाएंगे। ठीक है, यंत्र हैं, इकाइयां हैं, यही क्या हो जाएंगी दोस्तों? मापन के उपकरण हो जाएंगे। तो 3 चीजें यहां पर मापन के तत्व में आपने देख लिया। ठीक है, यहां पर एक चीज और आपसे पूछी जाती है, क्या? वो भी एक बार समझ लीजिए। ये जो मापन के चर है, ठीक है, इनके प्रकार क्या है? मापन का जो चर है इसका प्रकार भी आपसे पूछता है। तो मापन का चर आपने समझ ही लिया कि जिन विशेषताओं को मापा जाता है वो मापन के चर होते हैं। और मापन का चर दोस्तों जो होता है ये कितने प्रकार का है ये भी समझ लीजिए। तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा दोस्तों होगा?
जो देखिए मापन का जो प्रकार था उसी के आधार पर यही तो विशेषताएं ही तो मापी जा रही थी, गुण ही तो मापे जा रहे थे, तो उसी के आधार पर मापन के चर को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? एक है गुणात्मक चर और दूसरा है दोस्तों मात्रात्मक चर। क्या है? मात्रात्मक चर। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न इस तरीके से तो नहीं बने हैं अभी तक, लेकिन आप पॉसिबिलिटी जहां से भी है उसको कंप्लीट करते हुए चले। अब देखिए गुणात्मक चर में क्या होता है, तो दोस्तों यहां पर आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि गुण का मापन होता है ना, गुणात्मक चर है तो यहां गुण मापा जा रहा है। तो गुणात्मक चर में दोस्तों क्या होता है कि यहां किसी भी मात्रक या यूनिट जिसे आप कहते हैं, तो यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है। इसको नोट करेंगे कि मात्रक या यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है। और गुणात्मक चरों की बात करें तो फिर से वही आ जाएंगे आपके, जैसे बुद्धि है, ठीक है, व्यक्तित्व है। इसको जब भी आप मापेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये गुणात्मक चर हो जाएगा। ये गुणात्मक चर क्या है? ये विशेषता है ना। चर क्या होते हैं? जिनको आप माप रहे हैं। माप किसको रहे हैं? विशेषता को माप रहे हैं किसी, ठीक है। तो विशेषता को जब आप माप रहे हैं तो बुद्धि भी एक विशेषता, व्यक्तित्व भी विशेषता, तो इनको आप मापेंगे तो ये गुणात्मक चर के अंतर्गत आ जाएंगे। बात करें मात्रात्मक चर की, तो दोस्तों मात्रात्मक चर में क्या मापा जाता है? लंबाई, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वजन है, ठीक है, ये सारी चीजें, मोटाई है, ये सब आप माप सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो मात्रात्मक चर में किसकी आवश्यकता हो जाएगी? इकाई की आवश्यकता हो जाएगी। इकाई जिसे आप यूनिट कहते हैं, ठीक है, या मात्रक जिसे आप कहते हैं, तो इसकी आवश्यकता यहां पर पड़ेगी किसमें? मात्रात्मक चर में। ठीक, अब दोस्तों जो यहां से प्रश्न और डीपली अगर पूछे तो क्या पूछ सकता है कि मात्रात्मक चर कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों मात्रात्मक चर भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है सतत और दूसरा होता है असतत। ठीक, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। सतत चर और असतत, मतलब सतत मात्रात्मक चर और असतत मात्रात्मक चर क्या होते हैं? सतत मात्रात्मक चर का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये रुकेगा नहीं। रुकने का मतलब है कि दोस्तों इसको आप दशमलव तक भी माप सकते हैं। जैसे जब आप लंबाई मापते हैं या ऊंचाई मापते हैं तो आपने क्या कहा? 1.1 मीटर तक, ठीक है, तो मतलब ये सतत है, ये बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब सतत मापन की बात होगी तो आप यही समझेंगे कि जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सतत मापन के अंतर्गत, सतत मात्रात्मक चर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, और ये सतत मापन में जाता है। अब देखिए असतत मापन की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा किनारे देखिए, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। असतत मापन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है आप दशमलव में नहीं गिन सकते। कैसे? जैसे आप किसी कक्षा में छात्रों को गिन रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा कि कक्षा में आप छात्रों को गिन रहे हैं, मान लीजिए कोई छात्र बहुत लंबा है, कोई छात्र बहुत छोटा है लंबाई में, तो क्या करेंगे आप? इनको एक और इसको आधा गिनेंगे या 1.5 कर देंगे, 1.5 कर देंगे? नहीं, ये दो तो दो, है ना। मतलब ये वाला जो मापन होगा ये असतत होता है। जैसे परिवार में सदस्यों को गिनना, ठीक है, क्या है? परिवार में सदस्यों को गिनना, ठीक, छात्र संख्या गिनना, सभा में व्यक्ति जुटे हैं उनको गिनना, तो उनको आप दशमलव में नहीं गिन सकते, उनको आप हमेशा पूर्णांक में ही गिनेंगे। मतलब यहां पर जो आता है हमेशा पूर्णांक ही आता है, दशमलव नहीं आता है। और सतत में क्या होता है? दशमलव में भी मापन किया जा सकता है। किसमें? दशमलव में भी मापन किया जा सकता है, और असतत में हमेशा पूर्णांक में ही मापन होता है। तो आप समझ गए, सतत और असतत मात्रात्मक चर भी आप समझ गए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके मापन से, आपने परिभाषाएं देख ली, मापन के तत्व देख लिए, मापन के चर देख लिए। अब जो है जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है मापन के स्तर, और यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं और बने भी थे, ठीक है। अब की बार आपके मापन या मूल्यांकन से परिभाषा पूछी जा सकती है, तो उसको आप जरूर याद करेंगे। मापन के स्तर की बात करें तो दोस्तों देखिए मापन के प्रकार और मापन के स्तर दोनों अलग अलग हैं, ये भी आप समझिएगा। अभी आपने जो स्टीवेंस की परिभाषा आपने पढ़ी थी तो वही स्टीवेंस हैं। एस स्टीवेंस के अनुसार, ठीक है, के अनुसार
जो मापन स्तर है ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है पहले देख लीजिए आप। क्या है? एक है नामित स्तर या नामित मापन स्तर। क्या है? नामित मापन स्तर। ठीक। दूसरा आपका है दोस्तों ये है क्रमित मापन स्तर, क्रमित मापन स्तर। तीसरा जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा अंतराल मापन स्तर। ठीक है, अंतराल मापन स्तर। और जो चौथा है ये है आनुपातिक मापन स्तर। आनुपातिक मापन स्तर या इसी को परम शून्य भी कहा जाता है। परम शून्य या इसी को निरपेक्ष कहा जाता है या निरपेक्ष शून्य भी आपको दे सकता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। ये 4 मापन के स्तर बताए गए किसके अनुसार? एस स्टीवेंस के अनुसार। ठीक है, देखिए इंग्लिश वाले भी जान लीजिए, इसको कहते हैं नॉमिनल, नॉमिनल मेजरमेंट, मेजरमेंट। इसे कहते हैं दोस्तों ऑर्डिनल, ऑर्डर, क्रम। ठीक है, इसे कहते हैं आपका इंटरवल, अंतराल है तो इंटरवल। और दोस्तों ये आपका परम शून्य या आनुपातिक है, मतलब रेशियो, रेशियो मेजरमेंट। ठीक है, तो इतना आपको 4 प्रकार दिए गए हैं। प्रश्न कहां से बना था दोस्तों? 69,000 की परीक्षा में आपका प्रश्न बना था कि निम्न में से किस मापन स्तर में परम शून्य की स्थिति होती है? तो परम शून्य की स्थिति कहां होती है? देखिए शून्य की स्थिति यहां भी होती है और देखिए यहां भी होती है, लेकिन यहां पर जो आनुपातिक में जो शून्य की स्थिति वो परम शून्य यहां पर लिखा गया है और यहां पर जो होती है वो परम शून्य नहीं होती है। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया था परम शून्य की स्थिति किस मापन स्तर में है, तो यहां पर तो सीधे सीधे लिख दिया गया है। आइए एक एक को थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका है नामित। क्या है? नामित स्तर। ठीक, या इसी को आपने लिखा नॉमिनल, NOMINAL, नॉमिनल मेजरमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों? नामित स्तर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नामित मतलब नाम दे दिया गया है। ठीक है, मतलब विशेषता या गुण जो है उसको एक नाम के रूप में माप लिया गया। कैसे? देखिए जो उसमें विशेषता या गुण होगा ना उसे ही नाम मान लिया जाएगा, या गुणों को ही नाम मानकर मापन किया गया। क्या किया गया? गुणों को ही नाम मानकर मापन किया गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? और दोस्तों एक चीज और समझिए कि ये जो होता है सबसे अशुद्ध या सबसे अपरिमार्जित होता है। क्या? सबसे अपरिमार्जित। ठीक, सबसे अपरिमार्जित होता है। अब देखिए परिमार्जन या शुद्धता की अगर बात करें या विश्वसनीयता की बात करें तो जैसे जैसे ये क्रम जो है आपका नामित, क्रमित, अंतराल, आनुपातिक, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये जो है शुद्ध होता चला जाएगा, मतलब विश्वसनीय होता चला जाएगा। कैसा? विश्वसनीय होता चला जाएगा, मतलब इसका स्तर जो है बढ़ता चला जाएगा। ये सबसे कम पर होगा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, और ये सबसे उच्च स्तर होगा। तो इस चीज को यही समझ लीजिए। अब देखिए सबसे अपरिमार्जित होता है, सबसे अशुद्ध माना जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है ये आप समझ लीजिए। बहुत ज्यादा प्रश्न इस तरीके से नहीं बनते हैं, आप समझिए क्या है। जैसे जो गांव में रहने वाले हैं उनको क्या कह दिया गया? ग्रामीण। ठीक है, यदि और जो शहर में रहने वाले हैं उनको क्या कह दिया गया? शहरी। तो गुण है ये इनका कि वो गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण है, तो इनको ग्रामीण कह दिया गया। ठीक है, इनके आधार पर जब ये गुणों के आधार पर इनका नाम रख दिया जाए और तब बताया जाए कि हाँ सभा में शहरी और ग्रामीण शामिल थे, बस आपका मापन कैसे हो गया? नामित हो गया, नाम से हो गया। ठीक है, गुणों का जब नाम दे दिया गया, जैसे दोस्तों यदि गांव की जनगणना की जा रही है तो वहां क्या कहा गया? महिला और पुरुष में बांट दिया गया। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या हो गया दोस्तों? यहां पर नाम दे दिया गया महिला, पुरुष। ठीक है, महिला और पुरुष को अलग अलग करके उनको गिन लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये नामित स्तर हो जाएगा। डन है। अगला आप देखिए दूसरा आपका क्या है? नामित में नाम था और दूसरा आपका है दोस्तों क्रमित स्तर। और जब क्रमित स्तर की बात आएगी तो आपको समझ में आ रहा है कि क्रम, तो यहां पर दोस्तों नाम के साथ साथ देखिए इसमें क्रमित में नामित भी होगा और क्रमित भी होगा। तो नाम मतलब गुणों के नाम के साथ, ये गुण की बात है, गुणों के नाम के साथ क्या होगा?
क्रम भी दिया गया होता है। गुणों के नाम के साथ दोस्तों क्या दिया होता है, एक निश्चित क्रम दिया होता है। कैसे निश्चित क्रम है, जैसे आप परीक्षा कोई हुई, परीक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है, मतलब प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। अब देखिए ये एक क्रम भी हो गया और नाम भी हो गया, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, क्रमित स्तर हो गया। कैसा, क्रमित स्तर हो गया, ठीक है। और ये दोस्तों क्रमित स्तर क्या होता है, इसमें नामित भी होता है और ये नामित से ज्यादा शुद्ध होता है, परिमार्जित होता है। मतलब नामित से उच्च स्तर का कौन सा होता है, क्रमित स्तर होता है। तो आप समझ गए इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो है घटते या बढ़ते क्रम एक क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और उसके साथ साथ क्या दिया होगा, नाम भी दिया रहेगा, ठीक है। जैसे आप हाजिरी बोलते हैं क्लास में रोल नंबर के अनुसार, एक पर एक क्रम है, दो क्रम है, तीन क्रम है और उस पे किसी ना किसी का नाम है, तो ये क्रमित स्तर हो गया, ठीक है। अगला जो आपका तीसरा स्तर होगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनने वाले, ठीक। अब अगला आपसे प्रश्न पूछा गया कि अंतराल क्या है, अंतराल मापन। अब दोस्तों ये मापन का प्रकार नहीं, आप स्तर है, ये भी पहले आप रखेंगे कि अंतराल मापन स्तर। अब इसमें क्या दिया है दोस्तों, अंतराल मापन स्तर में देखिए थोड़ा सा साफ नहीं लिख मिलता है इस पर, ठीक। अब अंतराल मापन स्तर की बात अगर हम लोग करें तो अंतराल मापन स्तर में क्या होता है, गुण भी होगा, नाम भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक अंतराल दिया होगा, निश्चित अंतराल दिया होगा। जैसे जब आप गिनती पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप गिनती पढ़ते हैं तो वहां क्या होता है, 35 है, 36 है, 48 है, 49 है। तो यहां पर अंतराल तो दिया है, दोनों में निश्चित अंतराल दिया है, यहां भी एक का अंतर, ठीक है। तो ये आपका अंतराल होता है, अंतराल मापन। मतलब गुणों को मापा जाएगा और उसमें एक अंतराल दिया जाएगा और उस अंतराल में एक निश्चित अंतर होता है, तो यही होता है आपका अंतराल मापन हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे आपको गणित में अंक दिया जा रहा है, यहां देखिए गणित का आपने टेस्ट लिया और गणित में बच्चों को अंक आपने दिया। जैसे देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि कोई बच्चा गणित में मान लीजिए 0 अंक पा जाता है, क्या हुआ, गणित का टेस्ट हुआ और गणित में कोई बच्चा 0 अंक पा गया, तो अब इसको आप क्या कहेंगे, क्या इसको आप लास्ट वाला कहेंगे, लास्ट वाला मतलब आनुपातिक में कहेंगे कि परम शून्य की स्थिति आ गई, तो नहीं मेरे दोस्तों, ये परम शून्य की स्थिति नहीं है। परम शून्य की स्थिति तब होती है जब एकदम 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन ये बच्चा परीक्षा में 0 अंक पाया है, मतलब जो परीक्षा में सवाल आए थे उसको नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको गणित बिल्कुल भी नहीं आती है, ये हो सकता है वो वाला सवाल नहीं लगा पाया, कोई दूसरा सवाल होता तो लगा ले जाता। इसको मतलब गणित आती है लेकिन परीक्षा में 0 पाया है, ठीक है। तो ये परम शून्य की स्थिति नहीं होगी। अंतराल मापन को आपने समझ लिया होगा, अच्छे से आप समझ गए। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि 50 से 100 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 10 है, या 1 से 49 अंक पाने वाले बच्चों की संख्या 10 है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक अंतराल दिया गया है और इसका जो अंतर है वो भी क्या है, नियत अंतर है, तो ये किसमें आएगा, अंतराल मापन में आ जाता है, ठीक, डन है। अगला आपका आता है जो लास्ट है, कौन सा है दोस्तों, आनुपातिक, ठीक है। आनुपातिक स्तर जो है आपका, अब आनुपातिक स्तर में क्या है, जैसा कि पता चला अनुपात, जैसे इसमें क्या होता है, ये पहले आप समझिए कि सर्वोच्च स्तर होता है मापन का। मापन का कैसा स्तर है दोस्तों, ये सर्वोच्च स्तर है, ठीक है। मापन का सर्वोच्च स्तर होता है और इसी में परम शून्य की स्थिति पाई जाती है। क्या, परम शून्य की स्थिति पाई जाती है। पहले समझिए परम शून्य का क्या मतलब है। परम शून्य का मतलब एकदम नील तो नील, अब वहां कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। मतलब यदि बालक की जैसे बालक को छोड़िए, बालक की लंबाई कहां 0 होगी, यदि कोई वस्तु आपने देखी और उसमें कोई लंबाई है ही नहीं तो उसकी लंबाई एकदम शून्य है। चौड़ाई यदि नहीं है तो चौड़ाई शून्य, ऊंचाई नहीं है, जैसे एक पेपर आपके पास है तो पेपर की ऊंचाई आपको नहीं मिलेगी, तो दोस्तों वो जो होगी पेपर की ऊंचाई क्या होगी, शून्य होगी, और यही होगी परम शून्य। मतलब अब एकदम से कुछ नहीं बचा है। एक गिलास में आप पानी पी रहे हैं और आपने पूरा पानी पी लिया, उसको सुखवा दिया, एकदम सूखा कर दिया, ठीक है। तो अब उसमें पूछा जाए पानी की मात्रा क्या है, तो वो होगी शून्य, और यही जो मात्रा होगी वो होगी एकदम परम शून्य।
मतलब एकदम से 0। जैसे भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से पराजित कर दिया, किससे? 3-0 से हराया, ठीक है। अब जो है यहां पर जो शून्य है ये कैसा है? यही है परम शून्य, और यही है अनुपातिक स्तर मापन, ठीक है। मतलब कि एकदम से 0 हो चुका है। तो ये है आपका कैसा? अनुपातिक। जहां पर अनुपात में मापन किया जाए तो वो अनुपातिक मापन हो जाएगा, ठीक। और ये सबसे सर्वोच्च स्तर होता है, और यहीं पर क्या होता है? परम शून्य की स्थिति भी आती है। डन है, इतना आप समझ गए। और यहीं पर छोटा सा आप देख लीजिए कि मापन में त्रुटियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? मापन त्रुटियां, ठीक है। अब देखिए मापन में त्रुटियां कैसे कैसे होती हैं ये आप समझ लीजिए। देखिए मापन जब कोई चीज की जाती है, या किसी भी मान लीजिए कोई परीक्षा हुई है उसका मापन आपको करना है, तो मापन में आप अंक देंगे उनको, ठीक है। तो मापन में जो अंक देंगे उसमें कहां कहां से त्रुटियां हो सकती हैं? जैसे व्यक्तिगत त्रुटि है, या प्रश्नगत त्रुटि हो सकती है, ठीक है। इस तरीके की कई त्रुटियां, सार्वभौमिक त्रुटि हो सकती है। अब देखिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, मेन जो आपको समझना है, व्यक्तिगत त्रुटि में क्या होता है कि कोई टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है, ठीक। अब वो मान लीजिए घर से झगड़ा करके चले आए हैं, अब यहां पर बच्चे का नंबर देखा, हटाओ काटो, नंबर कम किया, है ना। तो ये व्यक्तिगत त्रुटि में आ जाती है। मतलब इस तरीके से ये मापन जो है वो शुद्ध नहीं हो रहा है। अब यहां पर क्या है, जैसे और भी चीजें हैं कि मान लीजिए कक्षा में अध्यापक बच्चों की कॉपी चेक कर रहे हैं, जिस बच्चे को ज्यादा मानते हैं उसने थोड़ा सा गड़बड़ भी लिखा तब भी उसको नंबर दे दिया है, ठीक है। तो ये भी त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे आपको जो विषय पसंद है, पढ़ना पसंद है, उस विषय को जब आप चेक करते हैं तो उसमें नंबर आप ज्यादा देते हैं। ये सारी चीजें भी यहां पर मायने रखती हैं। जैसे प्रश्नगत त्रुटियां हो जाती हैं कि प्रश्न में कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें ऑलरेडी कोई त्रुटि है, तो वहां पर भी मापन कर पाना जो है संभव नहीं हो पाता है या उचित नहीं हो पाता है। कैसे? जैसे आप समास पढ़ते हैं, अब समास में कोई आपको समास दिया है, ऐसा समास जैसे पीतांबर दे दिया, बहुब्रीहि और तत्पुरुष आपको कर्मधारय दोनों दे दे, तो वहां मापन में समस्या हो जाएगी क्योंकि ये प्रश्नगत त्रुटि हो जाती है। तो इस तरीके से जो कुछ त्रुटियां होती हैं ये मापन के अंतर्गत आती है, मापन त्रुटियां होती हैं। जैसे जो आपने पैमाना लिया है वो पैमाने में ही गलती हो, आपने कोई मापन के लिए स्केल लिया है, स्केल में ही कोई त्रुटि हो, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? मापन में त्रुटि आ जाएगी। तो ये सारी चीजें मापन त्रुटियों के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका मापन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूल्यांकन पढ़ने वाले हैं, और मूल्यांकन को भी शॉर्ट में थोड़ा सा खत्म करेंगे। उसके बाद नवाचार और शोध पढ़ेंगे ताकि यहां से जो भी क्वेश्चंस आए आपके फंस जाए, ठीक है दोस्तों। तो सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और इसका नोट्स आप लोग खुद से छोटा छोटा करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।